नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आलोचक। जिस तरह से कांग्रेस की मुश्किलें कभी ना कभी या तो बढ़ती रहती हैं या फिर कई बार मुश्किलें घट जाती हैं। एक बार फिर से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उस मुश्किल बढ़ने की वजह कोई और नहीं, फिर से एक बार कांग्रेसी नेता ही। जी हाँ, और कांग्रेस के ऐसे वैसे नेता नहीं, कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता, कांग्रेस के ऐसे नेता जिनकी मुस्लिमों में बहुत अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, और कांग्रेस के ऐसे नेता जो मृदुभाषी भी हैं, तमाम नेताओं में बहुत ज्यादा पसंद भी किए जाते हैं और हर कोई उनकी तारीफ करता है। आप समझ गए होंगे मैं जिक्र करने वाला हूं गुलाम नबी आजाद का। गुलाम नबी आजाद ने एक किताब लिखी है जिसको टाइटल भी उन्होंने आजाद ही दिया है। अब इस किताब में उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं के चेहरे से पर्दे हटाए हैं, ऐसा उनका दावा है। और इसके साथ ही सलमान खुर्शीद हों चाहे जयराम रमेश हों, उनको लेकर तो बहुत ज्यादा उन्होंने तंज भी कसा है और उनको घेरा भी। उनके ऊपर तो सीधे सीधे उन्होंने किताब में आरोप ही लगा दिए। दरअसल आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से नाराज होकर ही अलग हो गए थे। उनका यह कहना था कि उनके ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उनका आरोप यह था कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने संगठन पर ध्यान नहीं दे रही। तमाम चीजें लगातार पार्टी में फोरम में उठाई जाती हैं, लेकिन पार्टी इनको लेकर गंभीर नहीं। और साथ ही नेतृत्व को लेकर संगठन में किस तरह से काम होना चाहिए, तमाम राज्यों में चुनाव किस तरह से लड़ा जाना चाहिए, इसको लेकर उनकी राय को महत्व नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते वो पार्टी से दूर हो गए। अब उन्होंने अपनी किताब में तमाम बातों का खुलासा किया। सबसे पहले उन्होंने जयराम रमेश का भी उसमें जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 370 हटाने का उल्लेख किया संसद में, और जब जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया गया, उस वक्त तुरंत मैंने अपने माइक को फेंका। ये गुलाम नबी आजाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने माइक को फेंका, यानी अपने ईयरफोन को हटाया और जोर से नारे लगाते हुए वेल में आकर बैठ गया। तमाम कांग्रेसी नेताओं से भी मैंने अनुरोध किया और साथ ही जयराम रमेश वहीं पर बैठे हुए थे पास में, मैंने उनसे भी कहा कि आप भी आइए, वेल में आकर बैठिए और हम धरना देते हैं। जयराम रमेश अकेले वहां पर बैठे रहे, ना तो उन्होंने नारे लगाए, ना उन्होंने विरोध किया, ना ही उन्होंने हमारे धरना प्रदर्शन को या जो हम धरना संसद के अंदर दे रहे थे उसमें हमारे साथ शामिल हुए। इसका मतलब था कि उनकी कोई रुचि थी ही नहीं विरोध करने में, और ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि हम कांग्रेस के बहुत ज्यादा शुभचिंतक हैं। जब विपक्ष की भूमिका निभानी होती तब ये लोग सामने नहीं आए, इनके कहने का अर्थ ये था। मेरे साथ यहाँ पर विक्की बंसल जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका विक्की। और सौरभ मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अभिषेक जायसवाल है, महावीर सेन है मेरे साथ, कुशवाहा विनय मेरे साथ यहाँ पर हैं। और विक्की पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो। मैं बिल्कुल सही हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्की। और जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की एक पुस्तक आने वाली है बहुत जल्द, और उसको कर्ण सिंह जो कि पहले मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में कांग्रेस के शासनकाल में, और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर से उनका संबंध है, महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं, तो वो इस पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। इस पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं पर निशाना साधा। जयराम रमेश को कहा कि जब धरना प्रदर्शन करना था या विरोध प्रदर्शन करना था तो ये कभी भी सामने आते ही नहीं थे, ये पीछे से ही बेहतर बने रहना चाहते थे। साथ ही सलमान खुर्शीद को लेकर उन्होंने निश्चित तौर पर निशाना साधा है। सलमान खुर्शीद को लेकर उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद उन नेताओं में से हैं जो कि ट्विटर पर वॉर करते हुए नजर आते हैं। मतलब ट्विटर में वो विपक्ष को या सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में संगठन के अंदर रहकर कुछ भी काम नहीं करते हैं। और इसके साथ ही G23 को लेकर भी उन्होंने कहा कि, क्योंकि एक आरोप लगाया गया था, आपको याद होगा कि तमाम कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा था कि G23 बीजेपी का मुखौटा है। मतलब जो G23 में थे, G23 कांग्रेस के अंदर एक ऐसा गुट माना जा रहा था जिसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस का विरोध करने वाले नेता थे। मेरे साथ यहाँ पर विक्की बोल रहे हैं कि सर आप न्यूज चैनल प्राइम टाइम न्यूज चैनल फीड इस पर नहीं आता है। हाँ, आप हमको टाटा स्काई पर आप देख सकते हैं, और टाटा स्काई के साथ जिस तरह से फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी हमारे तमाम बुलेटिन लाइव जाते हैं, आप हमको ट्यून कर सकते हैं यहाँ पर। और जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा था गुलाम नबी आजाद की, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि G23 को अगर बीजेपी का मुखौटा बताया जा रहा था तो जो इसमें पदाधिकारी थे, जो इसमें शामिल थे, वो आज भी कांग्रेस के पदाधिकारी क्यों हैं? उनके पास पद क्यों है? आप उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर की कमियों को उजागर कर रहे हैं। मेरी बात को नहीं सुना गया, मेरी बात को महत्व नहीं दिया गया, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। और निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद ने एक और बहुत बड़ा दावा इसमें किया है, मैं उसका भी जिक्र करता हूं। ये तो कांग्रेस के उन साथियों के ऊपर आरोप की बात थी जिनके साथ दशकों तक उन्होंने काम किया है, तमाम आंदोलनों में एक साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका मन छलनी हुआ होगा
उनको तकलीफ पहुंची होगी गुलाम नबी आज़ाद को, तभी उन्होंने जयराम रमेश का नाम लिया, सलमान खुर्शीद का नाम लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अक्सर ये कहा जाता था कि गुलाम नबी आज़ाद प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी एक विशुद्ध राजनेता की तरह व्यवहार करते हैं। उनका यह कहना है कि मैंने चाहे धारा 370 की बात रही हो, मतलब इसका मुद्दा रहा हो, चाहे सीएए का मुद्दा रहा हो, एनआरसी का मुद्दा रहा हो, कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा रहा हो, मैंने कुछ भी कहने से या कुछ भी कसर मैंने छोड़ी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। यह सीधा संकेत यह है कि कांग्रेस में एक ऐसा गुट अब है जो प्रधानमंत्री मोदी को निश्चित तौर पर नीति निर्णायक के रूप में या नीति निर्माता के रूप में पसंद करने लगा है। और इससे बड़ा संकेत ये भी जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता विपक्षी दलों के तमाम नेताओं में भी है। और ये स्पष्टतः बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति है, क्योंकि इससे आप 2024 का अंदाजा लगाएं। करण सिंह जो कि पुस्तक का विमोचन करेंगे, उनका संबंध कहां से? जम्मू कश्मीर से। गुलाम नबी आज़ाद की जो कर्मभूमि रही है वो मुख्यतः जम्मू कश्मीर ही रही है। तो अगर इनका समर्थन इनको मिल जाता है तो निश्चित तौर पर बाजी पलट सकती है। जो सीटें बीजेपी के भी हैं उनमें और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही एक बात और भी है कि बीजेपी भी लगातार जम्मू कश्मीर के विकास की बात करती हुई आई है कि वहां पर हमको आधारभूत संरचना बहुत बेहतर करनी है। और आधारभूत संरचना में सिर्फ एक चीज नहीं आती, लगभग 6 यानी 6 स्ट्रक्चर को उसमें डिफाइन किया गया है, जिसमें सीमेंट भी आता है, इस्पात भी आता है, सड़क, रेल, बिजली, इन तमाम चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। अगर इनका विकास जम्मू कश्मीर में सरकार कर ले गई तो निश्चित तौर पर वोट बैंक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, क्योंकि जो काम करेगा जनता उसी प्रतिनिधि को, उसी प्रत्याशी को वोट देती है जो निश्चित तौर पर उसके सामने काम करता हुआ नजर आता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी अपने तमाम साथियों का साथ तो पाने वाली है, इसके साथ ही जो विपक्षी दल के तमाम नेता, गुलाम नबी आज़ाद कोई मामूली नेता नहीं, जम्मू कश्मीर में बहुत सालों तक उन्होंने राजनीति की, बहुत बेहतर उन्होंने काम किया। और निश्चित तौर पर उनको सीधे तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा समर्थन या एक बड़ा समर्थक दल प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जा सकता है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती, आपको याद ही होगा, इनके साथ गठबंधन की सरकार बीजेपी पहले भी बना चुकी है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि महबूबा मुफ्ती इनकी खिलाफत करेंगी। विकास के कामों को लेकर बीजेपी का लगातार रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना को जब हम विकसित करेंगे, वहां के नागरिकों को सरकार की तमाम योजनाओं के साथ जोड़ेंगे, तो जो आक्रोश है, जो रोष है, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। और गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता का साथ मिलना, करण सिंह का साथ में जुड़ना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी एक बढ़त बीजेपी को दिला सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के आने वाले चुनाव में बीजेपी को और क्या कुछ हासिल होता है और कांग्रेस को क्या कुछ खोना पड़ता है, या फिर कांग्रेस समय रहते अगर अपने ही नेताओं की बात को सुन ले तो हो सकता है कि उसको बहुत कुछ पाने का या सत्ता हासिल करने की चाबी मिल सकती है। क्योंकि जो सीनियर नेता होते हैं उनका भी एक अपना अनुभव होता है। गुलाम नबी आज़ाद अगर कुछ बोल रहे हैं, कपिल सिब्बल अगर कुछ बोल रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको सत्ता चाहिए। अब इनकी उम्र इतनी हो चुकी कि सत्ता से लगाव अब इन नेताओं का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। अगर आप देखेंगे कांग्रेस में जैसे हरीश रावत कई बार बगावती सुर अपनाते रहे, तमाम मोर्चों पर कांग्रेस को घेरते रहे। अब ये उन नेताओं में से आते हैं, गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे वो हरीश रावत हो, ये उन नेताओं में से हैं जिनको अब खुद ये उम्मीद है कि अब राजनीति बहुत करनी है, अब तो सेवा का अवसर है। तो इन लोगों की बात सुनना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद रहेगा। विरोध करवाने से या इनके विरोध को झेलने से ज्यादा बेहतर है कि इनकी राय को सुना जाए और उसको अमल में लाया जाए। तो बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों के बीच में 24 का मुकाबला तो होगा, लेकिन कौन किसके साथ होगा, कौन किसकी नाव में सवार होगा या कौन किस पर निशाना साधेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस की कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर अपने नेताओं को समय पर नहीं सुना गया, उनके आक्रोश को धीमा नहीं किया गया, या जिस तरह से आपको याद होगा जब 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ तो थ्योरी क्या थी? थ्योरी यही तो थी, ए.ओ. ह्यूम को जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि जो जनता के अंदर का आक्रोश है उसको एक संगठन के जरिए कहीं ना कहीं एक वॉल्व की, मतलब सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी थी कि सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी के तहत उस गुस्से को निकाल दिया जाए, विरोध कम होगा। ज़्यादातर, क्योंकि जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसको ज़्यादातर अपनी शक्ति को खर्च करना पड़ता था विरोध को दबाने में। अगर कोई ऐसा संगठन होगा जो लोगों को ये प्रदर्शित करे कि वो उनकी बातों को सरकार तक पहुंचा रहा है, तो निश्चित तौर पर फायदा हुआ। कांग्रेस बहुत बुनियादी पार्टी रही और इसी तरह की थ्योरी कांग्रेस को एक बार फिर से अपनाने की जरूरत है कि जो नेता विरोध कर रहे हैं उन नेताओं की बात सुनी जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान आज कांग्रेस के पास है तो कल भी रहेगा। विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके बाद यहाँ से ये हाथ से छिटक भी सकते हैं।
अब सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा का चुनाव है, चेहरे हैं और पार्टी की तैयारियां हैं, और इन तैयारियों में सबसे ज़्यादा मददगार निश्चित तौर पर इनके नेता ही रहने वाले हैं। कुणाल ओझा मेरे साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है, कांग्रेस फायदा मिलेगा तो 2024 में क्या इस बार कांग्रेस ज़्यादा सीट जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकती है। अब यही तो यहाँ का सबसे बड़ा समीकरण है कुणाल, कि अगर कांग्रेस ने अपने पुराने नेताओं को सुनने की थोड़ी सी आदत डाल दी, क्योंकि अगर वो संगठन में किसी कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो संगठन को सुनना चाहिए। अगर उस कमी को सुधार दिया तो आज भी बीजेपी के सामने खड़ी होने की अगर सबसे ज़्यादा सार्थक कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि संगठन है उसका अपना। देश के कोने कोने में, गली गली में उसका संगठन फैला हुआ है। कोई ऐसा इलाका नहीं है इस मुल्क का जहां पर उसके कार्यकर्ता ना हो, कांग्रेस को जानने वाले लोग ना हो। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और निश्चित तौर पर कई टक्कर दे पाएगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप इस तरह से प्राइम न्यूज के साथ जुड़े रहिए। तमाम बड़े अपडेट्स हम आपको सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं, और जो भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स लगे आप निश्चित तौर पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़कर आप उनका भी जिक्र कर सकते हैं। तो जब अगले दिन या इसके बाद मैं लाइव करूंगा तो मैं उनको प्राथमिकता देकर आपके साथ विस्तार से उन पर भी चर्चा कर सकता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, और निश्चित तौर पर इसी तरह से प्राइम न्यूज के साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।